सुप्रभातम। अहमस्मि जयदेव उपाध्यायः। विषय संस्कृत, कक्षा 10। प्रिय छात्रों, आज हम लोग प्रश्न पत्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, उसका उत्तर कैसे देना है। मुख्यतः आज हम प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये आप जैसा कि देख रहे हैं, प्रैक्टिस मॉडल पेपर 1, यह मास्टरमाइंड जो क्वेश्चन बैंक है उसमें से यह संग्रह किया गया है। तो प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर आप देख रहे हैं, यह आपका पूर्णांक इसका 70 है। समय 3 घंटे 15 मिनट। केवल प्रश्न पत्र है। यह किस प्रश्न का कितना अंक है इसमें ये बताया गया है, और प्रश्न कैसे आएंगे ये आप अच्छी तरह से इसमें देख करके समझ जाएं। और जो ज़्यादा अंक वाले प्रश्न हैं उनका अच्छी तरह से तैयारी करें, और जो छोटे छोटे प्रश्न उत्तर हैं 1-1 अंक वाले, ये भी बहुत ही सरल हैं। यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये अच्छी तरह से आप कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहले लिखा है, निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो पहले 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। फिर प्रश्न संख्या 1 आरंभ हो रहा है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। इसमें आपको 2 विकल्प दिए हुए हैं, क और ख। किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। 7 अंकों का यह प्रश्न है। जैसे आप देख ही रहे हैं, 2 विकल्प दिया हुआ है। कदाचित एवमपि दृश्यते से आरंभ कर परिवर्तनम दृश्यते, फिर बाल्यकालादेवायम से लेकर के मुखे नैवोत्तरम वदिष्यामि, ये 2 विकल्प है। दोनों आप लोग पढ़े होंगे। पहला देखें, नैतिक मूल्यानि पाठ से है, और ये दूसरा विकल्प जो है, ये हम लोगों ने अभी इस पाठ को पढ़ा नहीं है, ये आगे आएगा। ये पाठ उसमें से दिया हुआ है। तो इस तरह से आप लोग संदर्भ सहित उत्तर देना है। तो आप संदर्भ प्रसंग सहित, संदर्भ प्रसंग आप लोग लिखना जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। यह प्रश्न 4 अंक का है। देखें, 3 विकल्प इसमें दिया हुआ है। गुरु नानक देवः, मदन मोहन मालवीयः, आदि शंकराचार्यः। तो इन 3 पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश आपको हिंदी में लिखना है। तो ये भी बहुत ही सरल प्रश्न है। अच्छे से आप लोग इसका तैयारी कर लेंगे, और इस सारांश लिखते समय मूल मुख्य बातें जो हैं वो नहीं छूटनी चाहिए। और इसमें जैसे किसी के बारे में यदि पाठ है, जैसे गुरु नानक देव या मदन मोहन मालवीय, तो जन्म तिथि, जन्म समय, कहाँ पर इन्होंने अध्ययन किया इत्यादि, इनके माता पिता आदि का नाम, ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देकर लिखना चाहिए, ये सब गलत ना हो। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित पद्यों में से किसी एक पद्य की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। दो विकल्प इसमें भी रहते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। फिर दूसरा है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योः समूह भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो ये दो पद्य दिए हुए हैं, दोनों का आप संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना है। अच्छे से इसका उत्तर दें, संदर्भ और प्रसंग लिखते हुए उत्तर दें, इसका व्याख्या करना है। आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, एक इसमें से पढ़ चुके हैं, कभी पढ़ाया जाना है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। 3 विकल्प इसमें दिए हुए हैं, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत वाग्भूषणम भूषणम संशयात्मा विनश्यति। तो ये 3 विकल्प इसमें दिए हुए हैं। यह प्रश्न 3 अंकों का है, तो आप ध्यान दें, संदर्भ सहित आपको ये लिखना है। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत यानी ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। वाग्भूषणम भूषणम यानी वाणी रूपी आभूषण ही सच्चा आभूषण है। संशयात्मा विनश्यति, संशय करने वाले का विनाश होता है। तो ये इसका आपको विस्तृत रूप में व्याख्या करके बताना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। देखें, यह प्रश्न 5 अंकों का है और 3 पंक्तियों या 2 पंक्ति या 4 पंक्ति में इसका अर्थ आ जाता है। आप लोगों को संस्कृत में अर्थ लिखा हुआ वीडियो पहले ही भेजा जा चुका है और PDF के रूप में भी और फोटो के रूप में भी आप लोगों को यह उपलब्ध कराया जा चुका है। देखें, इसमें 2 विकल्प रहते हैं, दोनों में से कोई एक करना रहता है। सर्वलक्षणहीनोपि यह सदाचारवान् नरः श्रद्दधानोऽनुसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। तो यह 2 विकल्प है, दोनों में से कोई एक करना है। इस प्रश्न को आप लोग अवश्य तैयार करें, 5 अंकों का यह प्रश्न है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में कीजिए। तो यह भी बहुत ही सरल प्रश्न है। जैसे देखें, इसमें भी 3 विकल्प आपके पास रहता है। कारुणिको जीमूत वाहन के आधार पर शंखचूड़ का, यौतुकः पाप संचय के आधार पर रमानाथ का, वयम भारतीयाः के आधार पर दीपक का। 3 विकल्प दिया है, तीनों में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में करना है। तो इसको अच्छे से हेडिंग्स देते हुए अच्छे से इसका आप लोग चरित्र चित्रण लिखेंगे। अगला ये प्रश्न 4 अंकों का है, ध्यान दीजिए, बहुत ही सरल है। यदि आप कहानी की तरह भी इनके पात्रों का चरित्र चित्रण 2-3 बार भी यदि आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। 7वां प्रश्न है ये। यह प्रश्न भी संस्कृत कथा नाटक कौमुदी भाग से ही अधिकतर आता है। कभी कभी संस्कृत गद्य भारती खंड से भी एक आध प्रश्न पूछ लेते हैं तो पूछ लेते हैं, नहीं तो अधिकतर संस्कृत कथा नाटक कौमुदी वाले भाग से ही ये लघुत्तरीय प्रश्न आता है, जिनमें से आप लोगों को अभी तक 2 या 3 पाठ के लघुत्तरीय प्रश्न और उत्तर बताए जा चुके हैं। देखें, जैसे इसमें मोहनदासस्य मातु नाम किम आसीत्, गरुडेन कः व्यापादितः, रामः कस्य पुत्रः आसीत्। तो ये 3 प्रश्न हैं, 3 में से 2 का उत्तर देना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, 1
लाइन में इसका उत्तर हो जाता है, एक पंक्ति में इसका उत्तर आ जाता है। आप लोग इसे अच्छी तरह से याद करें। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 8, ध्यान दें। 7वां प्रश्न जो है लघुत्तरी वाला, ये 5 अंकों का प्रश्न है, 2.5 नंबर का एक एक प्रश्न है, तो इसे अच्छे से करें। फिर इसके बाद 8वां प्रश्न, सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये व्याकरण खंड से प्रश्न यहाँ से आरंभ हो गया है। इक प्रत्याहार के वर्ण है, तो प्रत्याहार बनाना आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। अ ई उ री ली, अ ई उ री, ई उ री ली। तो जो भी उस पाठ को पढ़ा होगा वो अच्छे से कर लेगा। ये बिल्कुल ही सरल प्रश्न है, 1 अंकों का ये प्रश्न है, प्रत्याहार बनाना। इसके बाद देखें प्रश्न, इसी प्रश्न में 8वें में ही क और ख करके लिखा हुआ है। निम्नलिखित वर्णों में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। तो उच्चारण स्थान भी आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। यह अभी बहुत ही सरल प्रश्न है। 8 उच्चारण स्थान होते हैं। सभी वर्ण, किसी न किसी वर्ण का कोई न कोई उच्चारण स्थान होता ही है। तो इस प्रश्न को भी आप लोग पाठ को अच्छी तरह से पढ़कर तैयार करें। ये भी 1 अंक का प्रश्न है। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किसी एक का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। ये प्रश्न 2 अंकों का है। संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। तो संधि आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, 1 आध संधियाँ बाकी हैं, वो भी पढ़ा दी जाएंगी। रामम वंदे गौश्चरति पितुराज्ञा नमस्ते। तो ये 4 विकल्प दिए हैं और 4 में से किसी एक का ही आपको उत्तर देना है। संधि कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। तो बहुत ही सरल प्रश्न है। कुछ लोग केवल संधि विच्छेद लिख देते हैं, संधि का नाम लिखना छोड़ देते हैं, तो उनका नंबर कट जाता है। ये सब चीज़ें न हो। दूसरा, इसी 9वें प्रश्न का दूसरा भाग ख है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। मृगो धावती में संधि है। मृगो धावती में संधि है। देखें, इसमें संधि का नाम पूछा है, संधि है यानी कौन सी संधि है, जबकि विकल्प में इन्होंने सूत्रों का नाम लिख दिया है, जबकि इन्हें संधि का नाम लिखना चाहिए कि विसर्ग व्यंजन संधि या अनुस्वार संधि, श्चुत्व संधि, विसर्ग संधि या रुत्व संधि, इस तरह संधियों का नाम लिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इन्होंने सूत्रों को लिख दिया है, आप इसे समझें। मृगो धावती, इसमें कौन सी संधि होगी? जैसे ये संधि विसर्जन हसी च सूत्र से यहाँ पर संधि होता है। मृगो धावती, हस प्रत्याहार के अंतर्गत ये धावती का ध आएगा। जब गडदश के स तक ये हस प्रत्याहार बनता है। झभें घढ़ धश, तो धावती का ध ये हस प्रत्याहार में आएगा, तो हसी च से यहाँ पर ओ हो जाता है, तो मृगो धावती बनता है। ये विसर्ग संधि के अंतर्गत ही आता है। चलें अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का रूप लिखिए। शब्द का रूप लिखना है। पुस्तकों में कई शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों को यदि आप याद कर लेंगे तो आप अच्छे से कर लेंगे। राजन शब्द सप्तमी बहुवचन, ये राजसु बनता है। गो शब्द तृतीया बहुवचन, गोभी। वारि शब्द चतुर्थी एकवचन, वारिणे।
तो बहुत ही सरल प्रश्न है ये, यदि आप अच्छे से शब्द पढ़ लें तो इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो कुछ लोग इसमें गलती कर देते हैं, प्रश्न संग 1 डालेंगे और उत्तर 2 का दे देंगे। तो ये चीज़ें ना हो, जो आप लिख रहे हैं आपका उत्तर स्पष्ट होना चाहिए, किस प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं, किस विकल्प का उत्तर दे रहे हैं। फिर ये भी 1 नंबर का प्रश्न है। इसी प्रश्न का दूसरा भाग ख, जिसमें पूछ रहे हैं निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पित्रे पद किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? ये पितृ शब्द का रूप है, तो ये किस विभक्ति एवं किस वचन का रूप है? तो सही विकल्प आपको चुनकर बताना है। ये जैसे कि ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है पितृ, तो आपको तीसरा विकल्प अपनी कॉपी में उत्तर देना है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 11, इसमें भी 2 भागों में है। ये धातु से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसी एक धातु का रूप निर्देशानुसार लिखिए। ये जैसा निर्देश किया गया है उसके अनुसार उसका रूप लिखना। जैसे स्था धातु, लट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन। तो स्था धातु को तिष्ठ आदेश हो जाता है। कभी कभी धातु का नाम कुछ और रहता है, उसका रूप अलग चलता है। जैसे स्था है उसको तिष्ठ आदेश हो जाता है। तो लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? तिष्ठामि। इसी तरह से भू धातु विधिलिंग उत्तम पुरुष एक वचन, तो भू धातु विधिलिंग भवेत भवेताम भवेयो रूप चलता है, उत्तम पुरुष एक वचन में बनेगा भवेयम। तीसरा विकल्प है नी धातु परस्मैपदी लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो नी धातु से नेष्यते नेष्यते नेष्यन्ते ऐसा रूप चलता है। इसके बाद देखें, तीनों विकल्पों में से आप ध्यान दीजिए, केवल एक का उत्तर देना है। 1 अंक का यह प्रश्न है। फिर अगला ख, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। दास्यति रूप है, ये लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो यदि आप धातु रूप इत्यादि पढ़ें तो आप आसानी से जान सकते हैं कि ती ये हमेशा एक वचन में ही आता है। अब ये ती कहाँ पर आता है? प्रथम पुरुष के एक वचन में आता है। तो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का ये रूप है दास्यति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, ये भी 2 खंड में है। निम्नलिखित सामासिक पदों में से किसी एक पद का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। एक प्रश्न का यह 1 अंक का यह प्रश्न है। 3 विकल्प इसमें दिए हुए हैं, जो आपको अच्छी तरह से आता हो उसका आप उत्तर दीजिए। जैसे उपगंगम, गंगाया समीपम, इसका विग्रह है, अव्ययी भाव समास है। नवरात्रम, नवानाम रात्रीणाम समाहारः, जिसके पहले संख्या आता है द्विगु समास होता है, तो नवरात्रम में द्विगु समास हो गया है, द्विगु समास है। चंद्रशेखरः, चंद्रशेखरे यस्य सः चंद्रशेखरः, तो यह बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह आप लोगों को बताया गया। तो विग्रह भी लिखना है और समास का नाम भी लिखना है। दोनों आप ध्यान में रखें कि विग्रह भी लिखना है और विग्रह का नाम भी लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 का ही ख है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। यह भी समास से ही संबंधित प्रश्न है। जैसे प्रश्न पूछा है नवरात्रम में समास है, नवरात्रम में कौन सा समास है? तो द्विगु, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। तो इसमें द्विगु समास है। संख्या पूर्व द्विगु, संख्या जिसके संख्यावाचक शब्द जिसके पहले आ जाए 1 2 3 त्रि चतुर पंच षट सप्त अष्ट 9 10 इत्यादि कोई भी संख्या पहले आ जाती है तो द्विगु समास होता है। आप अच्छी तरह से पहचान लेंगे। फिर प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किन्हीं 2 पदों में
विभक्ति निर्दिष्ट कीजिए। किन्हीं दो पदों में विभक्ति निर्दिष्ट कीजिए। तो जैसे देखें, मोहनः कंदुकेन क्रीडति, यहाँ पे कंदुकेन के नीचे रेखा खींचा हुआ है। इसमें आपको विभक्ति का निर्देश करना है, यानी कौन सी विभक्ति है। फिर अगला प्रश्न है, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ये तो इसका अर्थ है, लेकिन उस अर्थ से यहाँ मतलब नहीं है। यहाँ पर वृक्षात् में विभक्ति कौन सी है, आपको ये ध्यान देना है। एक चीज़ ध्यान दें कि प्रश्नों में इसमें केवल दिया है विभक्ति निर्दिष्ट कीजिए, यानी विभक्ति कौन सी है ये बताइए। लेकिन मैंने देखा है निर्देशानुसार विभक्ति का नाम लिखिए, ऐसा भी प्रश्न आता है। यानी ये जो विभक्ति हुई है किस नियम से हुई, नियम निर्देश पूर्वक विभक्ति का नाम लिखिए। जैसे कंदुकेन क्रीडति, तो कंदुकेन में तृतीया विभक्ति क्यों हुआ है, नियम निर्देश करते हुए उसको लिखना है। तो साधक तमम करणम सूत्र है, जो साधक होता है, साधन होता है, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो क्रीड़ा करने में, खेलने में सहायक कौन है, कंदुक, कंदुक के द्वारा खेला जा रहा है। तो इसलिए कंदुक क्या है, सहायक होने के कारण इसमें तृतीया विभक्ति होती है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्षात् में पंचमी विभक्ति है, किस कारण से पंचमी विभक्ति हुआ, तो अपादाने पंचमी, अपादान में, यानी किसी चीज़ से कोई चीज़ जब अलग होता है तो वहाँ जिससे अलग होते हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो अपादान होने के कारण वृक्ष में पंचमी विभक्ति होती है। फिर काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक रम्य होता है, यानी सुंदर होता है। तो जिस चीज़ में से किसी चीज़ का निर्धारण किया जाता है कि इनमें यह श्रेष्ठ है, तो जिसमें से निर्धारण, जिस समूहवाचक शब्द में से निर्धारण किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। इसलिए यहाँ पर काव्येषु में सप्तमी विभक्ति है। श्री गणेशाय नमः, तो गणेशाय शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। नियम नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट, इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ये नियम हो गया। तो नियम निर्देश पूर्वक विभक्ति लिखना रहता है। तो ये 2 अंकों का प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है प्रत्यय खंड से, निम्नलिखित में से किसी एक पद में धातु एवं प्रत्यय लिखिए। यह भी बहुत ही सरल प्रश्न है, यदि आप 1-2 बार भी ध्यान से पढ़ लिए तो अच्छी तरह से कर लेंगे। जैसे पठित्वा, पठ धातु से त्वा प्रत्यय करके पठित्वा बना है। गंतुम, गम धातु से तुमुन प्रत्यय करके गंतुम बना है। लेखनीयम, यह अनियर लिख धातु है, अनियर प्रत्यय है। अजा, यह स्त्री प्रत्यय से प्रश्न किया है, हालांकि कि थोड़ा से कठिन होता है, लेकिन यहाँ पर टाप प्रत्यय है। आकारांत यदि शब्द है, स्त्रीलिंग है, तो अधिकतर वहाँ पर टाप प्रत्यय ही होता है। तो इस तरह से ये भी 2 प्रश्न है। तो आप ध्यान दें, धातु एवं प्रत्यय दोनों लिखना है। कुछ लोग केवल प्रत्यय लिख देते हैं, कुछ लोग धातु लिखना भूल जाते हैं, जिसके कारण से उनका नंबर कम हो जाता है। तो आपको प्रश्न अच्छी तरह से पढ़ना है, धातु एवं प्रत्यय दोनों आपको लिखना है। चलें अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। तो संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो जिस वाच्य का रूप लिखा है उसको कर्तृवाच्य का है तो कर्मवाच्य में परिवर्तन करें, कर्मवाच्य है तो कर्तृवाच्य में परिवर्तित करेंगे, भाववाच्य है तो कर्तृवाच्य में।
तो इस तरह से आपको परिवर्तन करना है। जैसे रामेण पत्रम लिख्यते, रामः पत्रम लिखति, त्वं गृहं गच्छसि, त्वया गृहं गम्यते, सीता पुस्तकं पठति, सीतया पुस्तकं पठ्यते। तो इस तरह से वाच्य परिवर्तन भी बहुत कठिन नहीं है, ये भी सरल ही है। 2 अंकों का यह प्रश्न है, आप लोग अभ्यास करेंगे तो आ जाएगा, यह अभी पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। फिर अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इसमें देखें यह प्रश्न 6 अंकों का है, यह बहुत ही तैयार करने योग्य प्रश्न है। यदि आप अनुवाद करना जान जाएंगे तो आपको काफ़ी सहायता मिलेगी श्लोकों की व्याख्या करने में। गद्य खंड में भी जो अर्थ लिखने के लिए आता है उसमें भी आपको सहायता मिलेगी। तो अनुवाद वाला खंड अवश्य ही अच्छी तरह से पढ़ें आप लोग। तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, यह फल सुंदर है, गोपाल पुस्तक घर ले जाता है। तो 6 वाक्य इसमें दिया हुआ है, 6 का ही आपको अच्छी तरह से अनुवाद करना है, गलत नहीं होना चाहिए। 6 अंक का यह प्रश्न है, तो ये ज़्यादा अंक का प्रश्न है, इसलिए इसको अच्छी तरह से तैयार करें। बहुत ही कठिन नहीं है यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों का निबंध लिखिए। मातृभूमि, परोपकारः, दूरदर्शनम, अनुशासनम, सदाचारः। तो 4-5 विकल्प आपको दिया गया है, जिनमें से किसी एक विषय पर 8 वाक्यों का निबंध लिखिए। तो निबंध आप लोग अच्छी तरह से तैयार करें, पुस्तकों में दिया गया है। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, 8 अंकों का यह प्रश्न है। तो 8 अंकों का यह प्रश्न है, 8 वाक्यों में इसका उत्तर देना है। तो यह बहुत ही सरल प्रश्न है और अधिक अंकों का प्रश्न है। आपको 8 वाक्य तैयार करना है, 5-6-7 आप लोग प्रमुख जो हैं यदि उसको तैयार कर लिए तो उसमें से कोई न कोई एक आता ही है परीक्षाओं में। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 4 का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये 8 वाक्य आपको दिए हैं, इनमें से किसी 4 का संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है, यानी इन शब्दों से वाक्य बनाना है। जैसे यूयम शब्द दिया है, तो यूयम से वाक्य बनाइए। पहले तो आप जानिए कि जो वाक्य दिया, जो शब्द दिया है, इसका अर्थ क्या है। यूयम दिया है, यूयम का अर्थ होता है तुम सब। तो अब इसका हिंदी में वाक्य बना लीजिए, तुम सब पढ़ते हो। इसका संस्कृत में अनुवाद कर लीजिए, यूयम पठथ या यूयम पुस्तकम पठथ, यूयम विद्यालयम गच्छथ। इसके बाद देखें अगला दिया है अस्मिन। अस्मिन का अर्थ क्या होता है, इसमें। तो ये सर्वनाम शब्द है। तो अस्मिन पुस्तके रामस्य चरितम वर्णितम अस्ति। थोड़ा बड़ा वाक्य बन गया, आप छोटा भी बना सकते हैं। अस्मिन ग्रामे विद्यालयः अस्ति, इस तरह से भी छोटा वाक्य बना सकते हैं। फलम, फलम यानी फल, तो इससे वाक्य बना ले, बालकः फलम खादति। फिर अगला है पीत्वा यानी पीकर, तो जलम पीत्वा विद्यालयम गच्छति। बालिका, तो बालिका यानी एक वचन का रूप है, बालिका पुस्तकम पठति। उपवनम, उपवन का अर्थ होता है बगीचा, तो उपवनम परितः वृक्ष, उपवनम परितः मार्गः अस्ति, यानी उपवन के चारों तरफ मार्ग है। अशितः, ये कुछ अस्पष्ट सा शब्द है, अशितः। यहाँ पे देखेंगे इसको बाद में। अगच्छत, अगच्छत का अर्थ होता है गया, तो बालकः गृहम अगच्छत, बालक घर गया। तो आप पहले इसका अर्थ जानिए, फिर उससे एक हिंदी में छोटा सा वाक्य बनाइए और उसका संस्कृत में अनुवाद करके लिख दीजिए।
ये 4 अंकों का प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, इसको ज़रूर तैयार करें आप लोग। तो इस तरह से किस प्रकार से पेपर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों को बताया गया। आप लोग अच्छे से इसे तैयार कर लें। धन्यवाद।